आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्याय निगमन कथन एवं निष्कर्ष प्रारंभ करने जा रहे हैं। न्याय निगमन एक यूनानी शब्द है, उसी का हिंदी अनुवाद है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राकाल्पनिक कथनों के आधार पर तर्क करना। चाहे दिया गया कथन सत्य हो या असत्य हो, फिर भी हमें सत्य मानना है और उसका निष्कर्ष निकालना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि न्याय निगमन एक निगमित तर्क है जिसमें दो या दो से अधिक कथनों में से एक निष्कर्ष निकाला जाता है। जिसमें दो या दो से अधिक कथनों से जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो परीक्षा प्रतिस्पर्धा में इस प्रकार के प्रश्नों का पूछने का मुख्य उद्देश्य दी गई सूचना के आधार पर परीक्षार्थी के निर्णय क्षमता का परीक्षण करना होता है। न्याय निगमन पर आधारित प्रश्नों का वेन आरेख विधि द्वारा भी हल किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन होता है उसे सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं, विश्लेषण करते हैं, निर्णय करते हैं और वेन डायग्राम बनाने के बाद अपने निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे एसएससी में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा कई अन्य एग्जामों में भी न्याय निगमन के क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। तो आज हम न्याय निगमन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और हम जहाँ तक पॉसिबल होगा वेन डायग्राम या उसका वर्णन करने के बाद आंसर बताएंगे ताकि समझ में आ जाए। अब हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कुछ कथन दिए गए हैं जिनके आगे दो निष्कर्ष पहला और दूसरा निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है चाहे वो सामान्यतः ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथन में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है और अपने उत्तर को सही सही निर्दिष्ट करना है। अब हमारे पास कथन आता है सभी फाइलें कागज हैं। स्पष्ट है कि सारी फाइलें कागज है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये फाइल बनी और ये कागज हो गए। जब सारी फाइल कागज है तो कागज ऊपर है, फाइल अंदर है। इसके बाद सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं। तो सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं, तो देखो पुस्तक कागज हो सकती है और सभी पुस्तक पत्रिकाएं नहीं है तो पत्रिका कुछ हो सकती हैं। तो ये लास्ट वाला जो एरो देख रहे हैं ये है पत्रिका और इसके बाद जो ये मिडिल में देख रहे हैं ये पुस्तक है और जो सबसे पहला हमने सबसे छोटा बनाया था वो फाइल है, उसके ऊपर कागज है। अब हमें निष्कर्ष निकालना है। तो दी गई सूचना के आधार पर हमने आरेख बना लिया है। आरेख से स्पष्ट हो रहा है कि निष्कर्ष नंबर सेकेंड सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं, बस यही सही है। और जो पहला है सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, ये तो गलत है क्योंकि कोई भी फाइल पत्रिका नहीं है। तो यहाँ निष्कर्ष नंबर केवल और केवल एक सही है और वो निष्कर्ष है सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है, यानी कि सी नंबर पार्ट इस क्वेश्चन में सही है। तो इस क्वेश्चन का सी पार्ट सही है। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर,
वर्ष 1984-85 में भारत में उर्वरक का उपयोग 8.21 मीट्रिक टन था। वर्ष 90 तक यह 13.75 मीट्रिक टन हो गया और 2000 तक 16 मीट्रिक टन पहुंच जाने की आशा थी। इन आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पहला, उपभोग में कोई प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती है। दूसरा, उर्वरक उपभोग में निरंतर वृद्धि हो रही है, उपभोग का स्थिर है। और चौथा, लगातार गिरावट हो रही है। तो यहाँ एकदम स्पष्ट है, आंसर बी नंबर सही है। उपभोग में निरंतर वृद्धि हो रही है, क्योंकि पहले 8 टन था, बाद में 13 टन हो गया और फिर 16 टन हो गया। समय के साथ वृद्धि हो रही थी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर नंबर बी सही है, उपभोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, परिश्रम निर्धन का धन है। अब पहला ऑप्शन दिया है, निर्धन हमेशा परिश्रमी होता है, ऐसा आवश्यक तो नहीं है। हमारे पास जो ये निष्कर्ष दिया गया है, परिश्रम निर्धन का धन है, इससे ये निष्कर्ष नहीं निकल रहा है कि निर्धन हमेशा परिश्रमी होता है। अगला, निर्धन और अपने परिश्रम से धन कमाता है, बस यही सही है, क्योंकि कह रहा है परिश्रम निर्धन का धन है। तो इसका मतलब है कि निर्धन परिश्रम से धन कमाता है, क्योंकि हमसे बोला गया है परिश्रम निर्धन का धन है, यानी वास्तविक जीवन से यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो दिया गया है हमें उसी से आंसर निकालना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इस दिए गए क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, एक कथन के आगे 2 निष्कर्ष पहला और दूसरा दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानकर विचार करना है, चाहे वह सामान्यतः अज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन से, यदि कोई है, निश्चित रूप से दिए गए कथन के आधार पर निकाल जा सकते हैं। अपना उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। कथन है, आपको 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर प्रोग्रामर नियुक्त किया जाता है। अवधि बीतने पर स्थायीकरण के लिए आपके कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाएगी। नियुक्ति पत्र में एक पंक्ति मानता है व्यक्ति के कार्य निष्पादन को सामान्यतया नियुक्ति प्रस्ताव के समय ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और सेकंड, व्यक्ति सामान्यतया अपनी परिवीक्षा अवधि में अपनी योग्यता सिद्ध करने का प्रयास करता है। तो यहाँ कोई भी मान्यता हमारे पास 1 और 2 को निर्दिष्ट नहीं कर रही है। तो हमारे पास कोई भी मान्यता है जो फर्स्ट और सेकंड अंतर्निहित नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डी नंबर ऑप्शन सही है। कोई भी मान्यता 1 और 2 अंतर्निहित नहीं है, डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर, निर्देश दिया है, निम्न प्रश्नों में दिए गए कथन दिए हैं, इनके आगे 2 निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड है। आपको विचार करना है, कथन सत्य है, चाहे वो सामान्यतया ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत हो। निर्णय करना है दिए गए कथन में कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है और अपने उत्तर को निर्दिष्ट करना है। अब हमारे पास यहाँ जो कथन है उसको ध्यान से समझते हैं। कथन दिया गया है, मीना रीमा से आयु में बड़ी है। तो मीना रोमा से आयु में बड़ी है और रश्मि मीना से बड़ी है, रोमा रश्मि से बड़ी है। अब हम यहाँ पर जो कथन है वो देख रहे हैं कि बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है गलत है, क्योंकि जो मीना है वो रोमा से बड़ी है। तो सबसे पहले मोना बड़ी है रोमा से। अब आगे हमसे कह रहा है रश्मि मोना से बड़ी है,
तो जो मोना है, मोना से बड़ी रश्मि है, तो रश्मि इधर आ गई। अब हमसे कह रहा है रोमा रश्मि से बड़ी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रोमा हमने कहा था सबसे छोटी है। तो फिर अब ये सबसे बड़ी कैसे हो जाएगी, इससे बड़ी कैसे हो जाएगी? इन दोनों में आपस में संबंध गलत बना दिया उसने, यानी पहला ऑप्शन सही है। दिया गया कथन असत्य है। अगला, सभी व्यायामी बात रहे हैं और सभी लड़कियां व्यायामी हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है सारी लड़कियां व्यायामी हैं, यानी कि लड़कियां हो गई, व्यायामी हो गया। और सारे व्यायामी बहादुर हैं, तो बहादुर ज़्यादा हो गए। तो सबसे बाहर वाला सर्किल बहादुर है, उसके अंदर वाला हमारा व्यायामी और सबसे अंदर लड़कियां। अब निष्कर्ष है सभी लड़कियां बहादुर हैं, तो समझ सकते हैं कि हमारे पास पहला निष्कर्ष तो सही दिख रहा है। फिर है कुछ व्यायामी लड़कियां, ये भी सही है। हम देख रहे हैं कि दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। तो फिर इस दिए गए क्वेश्चन में दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सही हैं, दोनों निकलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कह सकते हैं कि बी सही है। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि आपको यह जानकारी न हो कि अत्यावश्यक सरकारी कार्य पर कैसे कार्रवाई करनी है, तो आप पहला ऑप्शन अपने उन वरिष्ठ लोगों से सहायता मांगेंगे जो उस कार्य को पहले कर चुके हैं, समझने का प्रयास करेंगे उसे कैसे पूरा किया जाए, उसे समय पर पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे और कार्य को पूरा करेंगे। अब हमें बताना है कि इसमें सही क्या करना है हमें। तो इसका सबसे अच्छा आंसर होगा लास्ट पार्ट, इसके बारे में सीखेंगे और पूरा करने का प्रयास करेंगे, यानी डी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी दुर्घटना को देखने पर मैं क्या करूँगा, हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी? एम्बुलेंस को बुलाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, भीड़ में शामिल होकर सहानुभूति दिखाऊंगा, व्यस्त होने का बहाना करूंगा और तेज़ी से आगे निकल जाऊंगा। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा कि दुर्घटना देखने पर मैं एम्बुलेंस को बुलाऊंगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, श्रोताओं के सामने बोलते समय आपको महसूस होता है कि अपने विषय को संप्रेषित करना कठिन है। आप अपने विषय को आसानी से संप्रेषित कर रहे हैं, आप अपने विषय को अंशतः आसानी से संप्रेषित कर रहे हैं। थोड़ा और अभ्यास करके आप बेहतर कर सकेंगे। अब हमें बताना है कि क्या उचित है। तो यहाँ पर उचित है बी नंबर। श्रोताओं के सामने बोलते समय हमें महसूस होता है कि हम अपने विषय को आसानी से संप्रेषित कर रहे हैं, और अगर ऐसा महसूस नहीं हो रहा है तो गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला, या तो वह बुद्धिमान है या परिश्रमी है। अब यहाँ कहा गया है या तो वह बुद्धिमान है या परिश्रमी है। पहला ऑप्शन वह परिश्रमी है, ये तो गलत हो गया। अगला, एक बुद्धिमान व्यक्ति परिश्रमी हो सकता है, बस यही संभव है, क्योंकि अथवा लगा है वहाँ पर कथन में कि वो बुद्धिमान है या परिश्रमी है, यानी कि हो सकता है बुद्धिमान भी हो परिश्रमी हो। ऑप्शन बी नंबर सही है। अगला है, यदि किसी से तर्क करते समय आप असफल होते हैं तो क्या करेंगे? अपने विरोधी को हराने के लिए अगले अवसर की प्रतीक्षा करेंगे, तर्क के एक भाग को अस्वीकार करने के लिए सहमत होंगे, पूर्णतः विचलित हो जाएंगे, असफलता के कारणों का विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ सबसे बेस्ट आंसर हमारे पास होगा कि हम असफलता के कारणों का विश्लेषण करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए हैं। अब अगली क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे और इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चनों को 2-3 बार पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे।